किसी भी टीवी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका डिस्प्ले, क्योंकि साउंड वगैरह के लिए तो आप अलग से साउंड बार या फिर स्पीकर्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्ले अच्छा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए टीवी को खरीदते वक्त आपको डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आप किसी भी दो टीवीज़ को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि दोनों के डिस्प्लेज में कौन सा डिस्प्ले आपके लिए बेहतर रह सकता है, कौन से डिस्प्ले में आपको कलर रेंज ज़्यादा बढ़िया मिलेगी, कौन से डिस्प्ले में आपको कलर की डेप्थ ज़्यादा मिलेगी, कौन से डिस्प्ले में आपको कितने कलर्स मिल सकते हैं, कौन सा डिस्प्ले गेमिंग के लिए बेहतर है और कौन सा डिस्प्ले स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन समझना ज़रूरी है और आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा। टीवी के अलग अलग टाइप के डिस्प्लेस जैसे कि ओलेड, क्यूलेड, मिनी एलईडीज और एलईडीज, 8K, 4K, फुल HD और HD रेडी रेजोल्यूशंस, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं अपने टीवी बाइंग गाइड पार्ट 2 वाले वीडियो में। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये है पार्ट 3 जहां पर मैं आपको स्पेसिफिकली डिस्प्ले के बारे में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आप जो टीवी खरीद रहे हैं उसका डिस्प्ले कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है। और अगर आपको कुछ बेहतरीन टीवीज के लिंक्स चाहिए 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच यानी कि लार्ज स्क्रीन टीवीज के, क्यूलेड टीवीज, एलईडी टीवीज, उन सभी के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये मेरी क्यूरेट की हुई स्पेशल लिस्ट है और इस लिस्ट से आपको बेस्ट टीवीज मिल सकते हैं, इनको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि टीवी के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस में हमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए एक टीवी को खरीदते वक्त और कैसे हम दो टीवीज को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कलर गैमट। अब कलर गैमट क्या होता है? बेसिकली कलर गैमट आपको बताता है कि रेंज ऑफ कलर्स टीवी कितना डिस्प्ले कर सकता है। जिस टीवी का कलर गैमट ज़्यादा बड़ा होगा यानी कि उसका जो रेंज ऑफ कलर्स है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आपको मेनली दो टाइप की स्पेसिफिकेशंस टीवी में देखने को मिल जाती है। एक आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा DCI P3 और दूसरा है REC 2020 जिसको BT 2020 भी कहा जाता है। पहले देख लेते हैं कि DCI P3 क्या होता है। DCI P3 एक कलर स्पेस है जो कि डिजिटल सिनेमा इनिशिएटिव्स यानी कि DCI इन्होंने डिफाइन किया है। इस कलर स्पेस में आपके स्टैंडर्ड RGB से 25% ज़्यादा कलर्स होते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपके जो मैक्सिमम स्क्रीन्स होते हैं वो sRGB स्क्रीन्स होते हैं जिनको स्टैंडर्ड RGB स्क्रीन्स कहा जाता है, जिनमें रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों कलर्स को अलग अलग तरीके से मिक्स करके जितने कलर्स बन सकते हैं वो कलर्स उन स्क्रीन में आप देख सकते हैं। लेकिन DCI P3 के कलर स्पेस में आप इस स्टैंडर्ड RGB स्क्रीन के मुकाबले 25% ज़्यादा कलर्स देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके टीवी में DCI P3 है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन टीवी में कम से कम 90% यानी कि 90% DCI P3 होना चाहिए। अगर 93% है तो अच्छा है, 95% है तो और अच्छा है। तो DCI P3 जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी टीवी की कलर रिप्रोडक्शन बेहतर होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि DCI P3 का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी टीवी के लिए। अब हम देख लेते हैं जो दूसरा कलर गैमट है जिसको REC 2020 या फिर BT 2020 भी कहा जाता है। ये भी आपको काफ़ी टीवी के स्पेसिफिकेशंस में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो REC 2020 है या फिर BT 2020 है यह आपके DCI P3 से भी ज़्यादा बड़ा कलर का गैमट है। यहाँ पे जो कलर स्पेस है वो आपका DCI P3 से भी ज़्यादा बड़ा है। जिस टीवी में आपको REC 2020 मिल जाएगा उस टीवी की कलर परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। वैसे तो कोई भी टीवी फुल REC 2020 का कलर गैमट को कवर नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी REC 2020 टीवी में जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है। इवन DCI P3 से भी ज़्यादा बेहतर है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन और वहाँ पर आ जाता है कलर एक्यूरेसी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसको कहा जाता है डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है? बेसिकली सभी टीवीज़ का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि वीडियो जिस सोर्स से रिकॉर्ड की गई है, टीवी का मकसद होता है कि आपको सेम वही सोर्स का जो एक्चुअल कलर्स हैं
वो आपको दिखाया जाए। तो डेल्टा ई बेसिकली जो एक्चुअल टीवी दिखाना चाहता है, जो एक्चुअल सोर्स का जो कलर है उसके बीच में, और जो एक्चुअल कलर टीवी दिखा पा रहा है, यानी कि जो एक्चुअल कलर आप देख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे डेल्टा ई कहा जाता है। यानी कि अगर टेक्निकल टर्म्स में आपको बताऊं तो डिस्प्लेड कलर और इंटेंडेड कलर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको डेल्टा ई कहा जाता है। और डेल्टा ई 3 से कम होना चाहिए। डेल्टा ई जितना कम होगा उतना ही आपको एक्चुअल सोर्स का जो कलर है और जो टीवी में आपको कलर दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस आपको उतना ही कम दिखेगा। डेल्टा ई अगर 3 से कम होता है तो आपको जो डिफरेंस है वो आपको इतना कम दिखता है कि आप अपने नेकेड आईज से उस डिफरेंस को ज़्यादा पता नहीं लगा पाते हैं। इसलिए अगर डेल्टा ई 3 से कम है, दैट मीन्स कि आपका टीवी इस टाइप के कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ऑलमोस्ट आपके जो रियल सोर्स है उस कलर्स के साथ वो मैच करता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, वो है HDR यानी कि हाई डायनामिक रेंज। अब दोस्तों HDR टेक्नोलॉजीज में आपको 3 टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। एक है HDR10 जो कि सबसे नीचे आता है, फिर आता है HDR10 प्लस जो कि उससे ऊपर आता है, और फिर आता है डॉल्बी विजन जो कि उससे भी ऊपर आ जाता है। अब HDR10 में आपका जो बिट डेप्थ है वो आपको 10 बिट का मिल जाता है, 10 बिट के कलर्स आपको मिल जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि HDR में आपको 10 बिट का कलर डेप्थ देखने को मिलता है और आपके जो कलर रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन HDR10 प्लस में आपके जो कलर रिप्रोडक्शन है वो और बेहतर होता है, ऑल्दो वहाँ पर भी आपको 10 बिट का ही कलर डेप्थ देखने को मिलता है। आप इतना समझ लीजिए कि HDR10 प्लस HDR10 से बेहतर होता है। और अगर इससे भी बेहतर आपको चाहिए और इससे भी बेहतर आपको कलर डेप्थ चाहिए तो वहाँ पर आपका डॉल्बी विजन आ जाता है, क्योंकि डॉल्बी विजन में आपको 12 बिट कलर डेप्थ देखने को मिल जाता है। यानी कि जिस टीवी में डॉल्बी विजन होता है वहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया कलर की रिप्रोडक्शन मिल जाती है। 12 बिट कलर आपके बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये बिट डेप्थ होता क्या है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि HDR10 सबसे नीचे, HDR10 प्लस उससे ऊपर और डॉल्बी विजन सबसे ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन पे और यहाँ पर आ जाता है AI अपस्केलिंग। अब यहाँ पर आपके टीवी में या तो AI अपस्केलिंग होगा या फिर नहीं होगा। अगर है तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि काफ़ी 4K टीवीज में आपका जो फुल HD कंटेंट होता है उसको भी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके उस फुल HD कंटेंट को 4K कंटेंट के बराबर के रेजोल्यूशन का बनाया जाता है यूजिंग AI। और कई केसेस में तो इसको 8K के बराबर भी बनाया जाता है। जो आपके हाई एंड टीवीज होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, वहाँ पर आपकी नॉर्मल जो रेजोल्यूशन है उसको AI यूज़ करके, AI से अपस्केल करके उसको 8K रेजोल्यूशन तक भी बनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको टीवी में AI अपस्केलिंग है तो वो बेहतर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन पे और वो है ALLM। अब बेसिकली दोस्तों ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड, ये बेसिकली गेमिंग के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप एक ऐसा टीवी खरीदना चाहते हैं जो कि आपको बहुत ही बढ़िया गेमिंग का भी एक्सपीरियंस दे, तो उस टीवी में ALLM होना ज़रूरी है। अब इससे होता क्या है, बेसिकली आपके टीवी में जब भी आप गेमिंग खेलते हैं तो किसी न किसी गेमिंग कंसोल उससे आप खेलते हैं जिस पे अलग अलग बटन्स होते हैं। अब आपने बटन को प्रेस किया और वहाँ पर टीवी में कोई भी कार हो या फिर कोई भी इमेज हो जो कि बटन को प्रेस करते ही टीवी में उसमें मूवमेंट आती है। तो प्रेस करने के बाद और आपकी टीवी में उस इमेज में मूवमेंट के बीच में एक टाइम लैग होता है। उस टाइम लैग को जितना आप कम करेंगे, बेसिकली ये टाइम लैग वैसे तो मिली सेकेंड्स में होता है, लेकिन उस टाइम लैग को आप और भी कम माइक्रो सेकेंड्स में कर देंगे, और भी जितना कम कर देंगे उतना ही बेहतर आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस आएगा। तो जिस टीवी में ALLM होता है, तो जैसे ही टीवी डिटेक्ट करता है कि आप गेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने आप ALLM एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ALLM एक्टिवेट होता है तो जनरली आपकी टीवी की जो रिफ्रेश रेट है वो भी बढ़ जाती है, और आपकी टीवी में जो भी गेमिंग का जो लैग है, यानी कि आपने एक इनपुट दिया, वहाँ पर आपके टीवी के डिस्प्ले में आपको आउटपुट मिला, तो वो जो लैग है
वो मिनिमम से मिनिमम हो जाता है, जिससे आपको गेमिंग का बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसलिए आपकी गेमिंग टीवी में ALLM होना जरूरी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन पे, और यहाँ पर अगर आप टीवी में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो ये वाला स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये है MEMC, जो बेसिकली होता है मोशन एस्टिमेशन मोशन कॉम्पनसेशन। MEMC मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये क्या है। बेसिकली आपके टीवी के जो हाई स्पीड जो पिक्चर्स आप देखते हैं, कोई हाई स्पीड मूवी या फिर स्पोर्ट्स वगैरह आप देखते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी हाई स्पीड में हो जाती हैं कि वहाँ पर हमें जो है ना वो जिटर्स देखने को मिलते हैं, या फिर वो जो हाई स्पीड जो मोशन है उसकी क्लैरिटी हमें कम देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पर MEMC होता है तो आपके हाई स्पीड मोशन में वो बीच में फ्रेम्स को वो ऐड कर देता है, और इसीलिए आपका जो हाई स्पीड है वो भी काफ़ी स्मूथ आपको दिखता है। तो MEMC टीवी में आपको हाई स्पीड की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि हाई स्पीड कोई कार रेस हो रही है, कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, इस टाइप की चीज़ों को देखने में बहुत मज़ा आता है। और जो हाई स्पीड में आपका जो वो हेजीनेस हो जाता है या फिर क्लैरिटी कम हो जाती है, उस चीज़ को आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे अगर उसमें MEMC है तो। अब चलते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वहाँ पर आ जाता है कलर डेप्थ। याद है मैंने आपको HDR के टाइम में क्या बताया था? HDR10 में 10 बिट कलर डेप्थ होता है, HDR10 प्लस में भी 10 बिट कलर डेप्थ होता है, और डॉल्बी विजन में 12 बिट कलर डेप्थ होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कलर डेप्थ एक्चुअली होता क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली दोस्तों, आपका जो कलर डेप्थ होता है ये आपको बताता है कि आपके टीवी के पास कितने सारे कलर्स हैं आपकी इमेज को दिखाने के लिए। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीवी के पास सिर्फ 5 कलर्स हैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, यानी कि आपका टीवी उन्हीं 5 कलर्स में कोई ना कोई गैम्बल करता रहेगा और आपको उस चीज़ की इमेज टीवी पे दिखाई देगी। लेकिन अगर किसी टीवी के पास 5 के बजाय 100 कलर्स अवेलेबल हैं, यानी कि सेम चीज़ को दिखाने के लिए उस टीवी के पास 100 अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर वो टीवी उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा रियल ओरिजिनल कलर्स आपको दिखा पाएगा। जितने कम कलर्स टीवी के पास अवेलेबल होंगे आपके किसी भी चीज़ के कलर को दिखाने के लिए, उतनी ज़्यादा आपको बैंडिंग दिखाई देगी। आपने देखा होगा कई टीवीज़ में आपको कलर बैंडिंग दिखती है, लेकिन ये जो एक कलर से लेके दूसरे कलर के बीच में जो ट्रांजिशन है ये उतना ही ज़्यादा स्मूथ होगा जितने ज़्यादा आपके टीवी में कलर्स अवेलेबल होंगे। तो यही होता है कलर डेप्थ। आपके टीवी में जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उस टीवी में कलर डेप्थ उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टीवी में 8 बिट कलर डेप्थ मिलता है, 10 बिट मिलता है, 12 बिट मिलता है। अब 8 बिट कलर डेप्थ में टीवी को 16.7 मिलियन कलर्स मिल जाते हैं किसी भी चीज़ के कलर को दिखाने के लिए। जब 10 बिट कलर डेप्थ होती है तो टीवी को 1 बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स मिल जाते हैं किसी भी चीज़ के कलर को डिस्प्ले करने के लिए। टू बी एग्जैक्ट 1.1 बिलियन कलर्स। और वैसे सिर्फ 8 बिट या फिर 10 बिट नहीं होता, 12 बिट भी होता है, जहाँ पर टीवी को ट्रिलियंस में कलर्स मिल जाते हैं किसी भी चीज़ के कलर को डिस्प्ले करने के लिए। अब दोस्तों एक और स्पेसिफिकेशन आ जाती है जो कि है पीक ब्राइटनेस। आपने देखा होगा मैं कई वीडियोस में बोलता रहता हूँ 320 निट्स का पीक ब्राइटनेस, 350 निट्स का पीक ब्राइटनेस, 400 निट्स का पीक ब्राइटनेस। बेसिकली पीक ब्राइटनेस कैंडला पर मीटर स्क्वायर में भी बताया जाता है और निट्स में भी बताया जाता है। कैंडला पर मीटर स्क्वायर और निट्स दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए जिस टीवी में आपको निट्स ज़्यादा मिलते हैं उसकी ब्राइटनेस आपको बेहतर मिलती है। लेकिन सिर्फ ब्राइटनेस से ही नहीं होता, हमारा जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्राइटनेस के साथ वो चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ओवरऑल बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, बेहतर क्वालिटी मिलती है। तो दूसरा है आपका कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। बेसिकली आपके टीवी में जो सबसे ज़्यादा वाइट और जो सबसे ज़्यादा ब्लैक चीज़ आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में जो रेशियो होता है उसको कॉन्ट्रास्ट रेशियो कहा जाता है। अब जो ओलेड टीवीज होते हैं उनमें आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ओलेड टीवीज का कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी टीवीज होते हैं वहाँ पर आपको इतने परफेक्ट ब्लैक्स नहीं मिलते हैं,
और वहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। कहीं पे 4000:1, 5000:1, 6000:1, इस तरीके से आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। तो जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर ब्लैक्स मिलते हैं, वहाँ पर टीवी में ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। इसलिए ब्राइटनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे आपको टीवी में ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर देखने को मिलता है। लेकिन अगर ओलेड टीवी है जहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होती है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत अच्छी होती है, उस टीवी को बेसिकली हम यूज़ करते हैं जहाँ पर एक ऐसा रूम हो जहाँ पर ज़्यादातर अंधेरा टाइप हो या फिर लाइट कम हो, जैसे कि एक थिएटर टाइप का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर ओलेड टीवीज बेहतर काम कर जाते हैं। तो दोस्तों यही थे टीवी के मेन डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस। अगर मुझसे कोई स्पेसिफिकेशन छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे उसको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।